हेलो फ्रेंड्स, गुरु ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम उससे अगली क्लास में पढ़ेंगे हम एड्स, यानी जो हमारा जो पीछे जो चैप्टर हो गया था उसमें कुछ 6 पॉइंट और बच रहे हैं, वो आज देखते हैं। तो आज वाले में जो लास्ट चैप्टर का जो अंतिम पार्ट बच रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि जो दो तीन बच रहे हैं उसमें जैसे एड्स है और एक कैंसर है, और फिर उसमें क्या है कि जैसे ड्रग वगैरह है उसके कुप्रयोग वगैरह ये हैं, इसके बारे में हमें देखते हैं। तो आज की जो अपनी क्लास है, इस क्लास के अंदर अपन पहला रोग देखेंगे एड्स। एड्स रोग के बारे में देखेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले देखेंगे हम एड्स। एड्स तो सबसे पहले हम देखेंगे एड्स के बारे में। तो एड्स को एड्स होता है AIDS। एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी ये एक रोग है, सिंड्रोम रोग है। इसका जो रोग जनक है या रोग कारक है वो है HIV वायरस, यानी ये वायरस के द्वारा फैलने वाला एक रोग है। HIV वायरस यानी किसके द्वारा बताइए? HIV वायरस के द्वारा। तो इसका रोग जनक क्या हो जाएगा? HIV वायरस। रोग जनक हो जाएगा HIV वायरस। HIV को बोलते हैं हम ह्यूमन इम्यूनो वायरस। HIV क्या बोलते हैं हम? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो सबसे पहले इनकी फुल फॉर्म लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे इसके लिखेंगे एड्स के लिखेंगे पहले। एड्स के लिखेंगे एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो सबसे पहले एड्स के लिखेंगे एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। डेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी ये एड्स का फुल फॉर्म हो जाएगी। तो HIV का लिखेंगे ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म से बात करते हैं। उसके बाद में देखेंगे हम HIV की संरचना, कि HIV की संरचना किस प्रकार से होती है। उससे पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं एड्स के बारे में। तो अगर एड्स के बारे में बात करते हैं तो सर्वप्रथम अगर एड्स के बारे में जो जानकारी मिलती है वो मिलती है 1981 में। यानी सर्वप्रथम अगर हमें एड्स के बारे में कब पता चला? सर्वप्रथम कब पता चला? 1981 में। किसने पता चला? यानी इसमें एक डॉक्टर थे, डॉक्टर का नाम है डॉक्टर गाल्टीन। यानी डॉक्टर गाल्टीन ने सबसे पहले एड्स के बारे में पता लगाया कि एड्स नाम की भी कोई बीमारी होती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलती है। इन सब के बारे में सबसे पहले बताने का कार्य किसने किया था? गाल्टीन ने। 1881 में किसने? डॉक्टर गाल्टीन, यानी गाल्टीन नामक एक जो डॉक्टर था उसने सर्वप्रथम एड्स के बारे में बताया था। सर्वप्रथम एड्स के बारे में बताया था तथा इसके कुछ लक्षण बताए थे कि किस प्रकार से कैसे फैलता है ये रोग। इसके बारे में भी उन्होंने बताया था कि जैसे एड्स फैलने के जो मुख्य लक्षण है उसमें जैसे समलैंगिक है या किसी संक्रमित व्यक्ति से मैथुन द्वारा या संभोग के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, या संक्रमित व्यक्ति से सुई या किसी प्रकार का ब्लड वगैरह लेने या देने से एक दूसरे व्यक्ति में फैलता है। नाई के द्वारा जैसे कटिंग वगैरह बनाई जाती है तो उसमें जो कट लग जाती है उसके द्वारा संक्रमित होता है। इन सब के बारे में उन्होंने बताया था, यानी डिटेल से उसके बारे में बताया था। तथा 1900 उसके बाद में 1982 में मोंटा नामक एक वैज्ञानिक था। मोंटा गनियर पूरा नाम बोले तो मोंटा गनियर नामक जो वैज्ञानिक था उसने इसके बारे में बताया था कि एड्स कैसे क्या फैलता है, कैसे इस रोग के लक्षण होते हैं, और ये सब बताया था। तो इसमें पहले लिख लो आप एड्स लिखेंगे। एड्स में लिखेंगे एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। फिर लिखेंगे रोगजनक HIV वायरस, यानी इसका HIV का फुल फॉर्म हो जाएगी ह्यूमन इम्यूनो वायरस। सर्वप्रथम अगर बात की जाए तो एड्स के बारे में सर्वप्रथम हमें कब पता चला? तो सर्वप्रथम 1981 में पता चला था। और
बताने वाला कौन था? तो बताने वाला था डॉक्टर गोल्टीन। उसके बाद में 1982 में, यानी उसके बाद में 1982 में, 82 में किसने बताया था? मोंटा गनियर ने। मोंटा गनियर ने भी बताया था 1982 में, यानी 1982 में इस रोग के जो विषाणु है, विषाणु कोष्टक में लिख दो HIV की खोज मोंटा गनियर ने की थी। इस रोग के बारे में मोंटा गनियर ने इसके बारे में बताया था। एक बार ये नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद में देखें हम HIV की संरचना। एक बार ये यहाँ तक नोट कर लो। एक लाइन और लिख लो कि यह है रोग, यह है रोग सर्वप्रथम। थोड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, पता नहीं कभी भी आ सकती। यह रोग सर्वप्रथम 5 समलैंगिक व्यक्तियों में 5 समलैंगिक व्यक्तियों में मिला, जो कहाँ के थे? अमेरिकी गणराज्य के थे। में पाया गया, जो अमेरिका कहाँ के थे? वो अमेरिका के थे। अमेरिका लिख सकते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका लिख सकते हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। अमेरिका के थे, कहाँ के थे? अमेरिका के थे। एक बार ये नोट कर लो। आपको दिख नहीं रहा। यह रोग सर्वप्रथम 5 समलैंगिक व्यक्तियों में पाया गया, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। इसके बाद में देखते हैं हम HIV की संरचना। तो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं हम, इसमें सब हेडिंग डालते हैं HIV की संरचना की। HIV की संरचना कैसे होती है? HIV की संरचना, HIV की संरचना लिखेंगे। तो सबसे पहले हम HIV की संरचना बना लेते हैं। ऐसे बनाएंगे, एक गोला बनाएंगे। सबसे पहले HIV की संरचना में गोला बनाएंगे, फिर उसके ऊपर ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे, यानी इसको रंगीन कर दो पहले, और इसको डार्क कर लेना। ऐसे स्ट्रक्चर बनानी है हमें, ऐसे। HIV की संरचना बनानी है।
ऐसी संरचना बनानी है। उसके बाद में ऐसे संरचना बना लो। ऐसे संरचना बना लो देख देख के। फिर उसके बाद में ऐसे बनाना है। ऐसे 2 स्ट्रक्चर बना लो इसमें। ये बना लो, इसको रंग दो, इस टोपी को रंग देना है, इसको ऐसे बना लो इसको। इसमें अब नामकरण करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे 3 स्ट्रक्चर पाएंगे जाएंगे ऐसे एक साथ। कितने स्ट्रक्चर पाए जाएंगे? 3। ऐसे मेरे बीच में थोड़ा गैप होगा। ऐसे बना लो। इसे बोलेंगे हम फॉस्फोलिपिड लिपिड द्विस्तर फॉस्फोलिपिड द्विस्तर बोलेंगे इसे। इसे बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन 20 GP20 यानी ग्लाइकोप्रोटीन 20 बोलेंगे। और ये वाली हो जाएगी GP41 यानी ग्लाइकोप्रोटीन 41। ये हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये फास्फोरस की संरचना है, फास्फोरस 24 और ये फास्फोरस 17। ये फास्फोरस 17 हो जाएगी। ये है HIV की संरचना। एक बार बना लो इसको, उसके बाद में आगे देखते हैं फास्फोरस की संरचना। बना लिया होगा, इसमें लिखते हैं HIV की संरचना। इस संरचना में ही लिखते हैं हम। ये आपने बना लिया होगा, इसको मिटा देता हूँ। HIV की संरचना में लिखेंगे। HIV की संरचना टॉपिक का नाम यही रहेगा। तो इसमें हम अब लिखेंगे, या पहले सुन लो कि तो सबसे पहले देखेंगे HIV रिट्रोवायरस परिवार का सदस्य है। HIV रिट्रोवायरस परिवार का सदस्य है। यह RNA जनित वायरस होता है, यानी इसमें आनुवंशिक पदार्थ के रूप में RNA पाया जाता है। उसके बाद देखेंगे तो विषाणु है, RNA है, तो उसमें सिंगल स्ट्रैंड यानी एकल
सूत्रीय आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, यानी एक ही कोशिका पाई जाएगी, यानी डबल नहीं पाया जाएगा। जैसे डीएनए की संरचना देखते हैं, ऐसे डबल हेलिकल पाया जाता है, लेकिन आरएनए की संरचना सिंगल ही पाई जाएगी, यानी स्ट्रेट ऐसे ही पाया जाएगा, ऐसे ही पाया जाएगा। एकल सूत्रीय संरचना होती है। तो इसमें पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में और देख लेंगे। तो पहले लिखेंगे एचआईवी की संरचना के अंदर ही हमें लिखना है कि इस रोग का जनक, या यह रोग, तो इसमें लिखेंगे इस रोग का जनक, इस रोग का जनक एचआईवी, एचआईवी या ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है, जो आरएनए बेस्ड या आधारित, जो आरएनए आधारित या निर्मित रेट्रो वायरस है, कुछ भी लिख सकते हैं, जो आरएनए आधारित रेट्रो वायरस है, रेट्रो वायरस है, रेट्रो वायरस है, यानी ये कौन सा वायरस है, रेट्रो वायरस है। इसके बाद में लिखते हैं, इसके बाद में लिखते हैं कि इसके जो सेल है या जो कवरिंग है उसके बाहर फास्फोलिपिड की 2 परत पाई जाती है। तो इसमें लिख देंगे कि इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ फास्फोलिपिड की, फास्फोलिपिड की द्विस्तरीय परत पाई जाती है, इसके जो कवरिंग होती है या जो इसका आवरण होता है उसके चारों तरफ फास्फोलिपिड की द्विस्तरीय, यानी 2 स्तर होंगे, जैसे एक ये वाला स्तर और एक ये ऐसे, तो ये द्विस्तरीय परत पाई जाती है। इसके बाद में देखेंगे कि विषाणु है, जो वायरस है, उसके जो मध्य भाग है, उसके मध्य भाग में आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, जो सिंगल स्ट्रैंड या एक सूत्रीय आरएनए के 2 अणु पाए जाते हैं। कितने अणु पाए जाते हैं, अभी हमने इस संरचना में देखा था, स्ट्रक्चर में देखा था कि इसके जो मध्य भाग है उसमें आरएनए के कितने अणु, 2 अणु या 2 खंड पाए जाते हैं। तो ये भी इसमें लिखेंगे कि विषाणु, क्या लिखेंगे, विषाणु, विषाणु के, विषाणु के मध्य भाग में एकल सूत्रीय या आरएनए, एकल सूत्रीय आरएनए के 2 अणु पाए जाते हैं, के 2 अणु पाए जाते हैं, कितने अणु पाए जाते हैं, एकल सूत्रीय आरएनए के 2 अणु पाए जाते हैं। एक बार नोट कर लो, पाए जाते हैं, और जिसमें जो पाए जाते हैं उसमें नीचे हमने एक एंजाइम जोड़ रखा था, ऐसे गोला बना के, ऐसे एक एंजाइम भी जोड़ा था हमने गोला बना के, वो था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जिसमें इसमें ये भी लिख देते हैं, जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जुड़ा होता है, जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जुड़ा होता है, एंजाइम जुड़ा होता है या जुड़ा रहता है, एंजाइम जुड़ा होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम उसके साथ जुड़ा होता है, जिसमें एक, तो उसके बाद में हमने देखा था कि जिसमें एक आवरण पाया जाता है जो 2 प्रोटीन इस तरह से घिरा होता है। तो ये भी लिख सकते हैं, जुड़ा होता है, ये है आरएनए, ये है आरएनए अणु 2 प्रोटीन अणुओं से आवृत रहता है। दो प्रोटीन के आवरण से घिरा रहता है।
एक बार इसको नोट करो, फिर आगे देखते हैं। इसके बाद में आगे देखते हैं कि इसके जो आंतरिक आवरण है उसमें एक तो P24 और एक P17 नाम की दो प्रोटीन्स पाई जाती हैं, जो HIV में जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है उसके उस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से जो RNA और DNA होता है उसका संश्लेषण करने में सहायता करती है। यानी जो P24 और जो P17 है वो क्या करती है कि RNA और DNA में, यानी जो विषाणु है उसमें RNA और DNA में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से, यानी HIV में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से DNA या RNA का संश्लेषण करने का कार्य करते हैं। यानी जो प्रोटीन जुड़ रही थी, कौन सी प्रोटीन, जो P14 यानी P20 P17 और P24 नाम की जो दो प्रोटीन जुड़ रही थी, वो क्या कर रही थी कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है उसकी सहायता से आरएनए व डीएनए अणु का निर्माण कर रही थी। तो ये बातें भी हमें आगे लिखेंगे, उससे पहले एक बार ये नोट कर लो आप। ये भी देखते हैं फिर आगे। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, अब आगे चलते हैं। एक बार और देख लेते हैं कि सबसे पहले यानी इस रोग के जनक होता है उसको HIV कहा जाता है, जो RNA आधारित रेट्रो वायरस परिवार का सदस्य होता है। यानी RNA वायरस होता है ये, HIV जो वायरस है वो RNA वायरस होता है और रेट्रो वायरस परिवार का सदस्य होता है। ये कौन सा परिवार, रेट्रो वायरस परिवार का सदस्य होता है। इसके चारों तरफ यानी जो वायरस है उसके चारों तरफ क्या होता है, फास्फोलिपिड की द्विस्तरीय यानी फास्फोलिपिड की दो स्तरों की एक परत पाई जाती है और उस परत के मध्य में जो परत है उसके जो मध्य भाग है उसके अंदर एकल सूत्रीय या सिंगल लेयर्ड आरएनए के दो अणु पाए जाते हैं। आरएनए के दो अणु पाए जाते हैं, उस पे जो जो आरएनए के अणु हैं उन पे क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम है वो उस पे जुड़ा होता है। तो यही बात हमने यहाँ लिखी है कि पाए जाते हैं, यानी विषाणु के मध्य भाग में एकल, यह है एकल सूत्रीय आरएनए के दो अणु पाए जाते हैं जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जुड़ा होता है। यह आरएनए अणु दो प्रोटीन के आवरण से घिरा होता है। वो जो आरएनए जो अणु है उसके बाहर हमने ऐसी एक संरचना बनाई थी, ऐसे ऐसे एक संरचना बनाई थी, ये डबल द्विस्तरीय प्रोटीन की संरचना थी, उनसे वो घिरा होता है। उससे आगे फिर देखेंगे कि उससे आगे क्या है, तो इसके जो आंतरिक आवरण है उसके ऊपर हमने फिर देखा था कि P24 और P17 नाम की दो प्रोटीन पाई जाती है, जो क्या करती हैं, जो HIV में जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्रेजेंट है HIV के अंदर, उसमें RNA व DNA संश्लेषण का कार्य करती है। क्या करती है, RNA व DNA संश्लेषण का कार्य करती है। तो ये नोट करेंगे इससे आगे। तो ये आपने लिख लिया होगा, इससे आगे हम लिखते हैं। तो इससे आगे क्या लिखते हैं कि इसके आंतरिक आवरण में, इसके आंतरिक आवरण में, तो ये लिखते हैं इसके आंतरिक आवरण में, आवरण में P24 व जो बाहरी आवरण है, बाहरी आवरण में P17 नामक प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है, जो
HIV में, या जो HIV वायरस में, जो HIV में क्या करती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से, HIV में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से, एंजाइम की सहायता से, एंजाइम की सहायता से RNA व DNA का संश्लेषण करती है। एंजाइम की सहायता से RNA व DNA अणु का संश्लेषण करती है। DNA अणु का संश्लेषण करती है। DNA अणु का क्या करती है, संश्लेषण करती है, संश्लेषण करती है। DNA अणु व RNA अणु का क्या करती है, संश्लेषण करती है। HIV की देखेंगे फिर आगे की, HIV कितने भेद होते हैं, HIV कितने प्रकार का होता है, ये आगे देखेंगे। HIV वैसे देखा जाए तो मेनली मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है HIV और एक होता है HIV, एक होता है HIV फर्स्ट और एक होता है HIV सेकंड, यानी HIV की दो प्रावस्था भी बोल सकते हैं उसको। एक होता है HIV की फर्स्ट प्रावस्था और एक होता है HIV की सेकंड प्रावस्था। लेकिन जो एड्स फैलाने के लिए अगर कोई जो जिम्मेदार है वो कौन सा है, वो है फर्स्ट होता है, यानी जो फर्स्ट होता है वही HIV फैलाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये बात इसमें नोट कर लेंगे। एक बार ये लिख लिया होगा कि इसके किसमें, इसके आंतरिक आवरण में, किसके, HIV के आंतरिक आवरण में P24 व बाहरी आवरण में P17 नामक प्रोटीन पाई जाती है, जो HIV में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से क्या करती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से RNA व DNA का संश्लेषण का कार्य करती है। क्या करती है, RNA व DNA संश्लेषण का कार्य करती है। इसके बाद में HIV मुख्यतः दो प्रकार का होता है। HIV के प्रकार, तो HIV दो प्रकार का होता है, इसमें लिख सकते हैं। HIV दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। HIV कितने प्रकार का होता है, दो। पहला लिखेंगे HIV फर्स्ट, HIV दो प्रकार का होता है, HIV फर्स्ट और HIV सेकंड। लेकिन यहां लिख देंगे लेकिन एड्स फैलाने में, लेकिन एड्स फैलाने का कार्य, HIV फर्स्ट करता है। जो HIV है, HIV कौन सा, फर्स्ट वाला करता है, यानी HIV का जो संक्रमण है वो कौन करता है, HIV फर्स्ट करता है। तो एक बार दोबारा से देख लेंगे, तो उसको पहले से दोबारा से देखते हैं एक बार इसकी HIV की संरचना को, HIV की संरचना को एक बार दोबारा से देखते हैं। तो इस पहले देखा कि HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। यह रिट्रोवायरस परिवार का सदस्य होता है। कौन, किस परिवार का सदस्य होता है, रिट्रोवायरस परिवार का सदस्य होता है। फिर उसके बाद में हमने देखा कि जो इस विषाणु है, जो HIV विषाणु है, उसके मध्य भाग में क्या पाया जाता है, एकल सूत्रीय RNA पाया जाता है। और उस RNA पे क्या पाया जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करता है कि जो प्रोटीन अणु है, जो उसके जो RNA, जो HIV का जो बाहरी आवरण है और जो उसका आंतरिक आवरण है, उसके ऊपर जो प्रोटीन पाई जाती है, उससे DNA व RNA संश्लेषण का कार्य करता है। तो ये हमने देखा था, यानी इसके जो किसके, HIV वायरस के, HIV वायरस के जो आंतरिक आवरण है उस पर P24 नाम की तथा बाह्य आवरण पे P17 नाम की प्रोटीन पाई जाती है, जो RNA व DNA अणु का संश्लेषण करती है HIV में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से।
तो यही हमने यहाँ लिखा कि इसके आंतरिक आवरण में P24 व बाहरी आवरण में P17 नामक प्रोटीन पाई जाती है, जो HIV में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से RNA व DNA अणु का संश्लेषण करती है। HIV, फिर देखा HIV के प्रकार, तो HIV दो प्रकार का होता है, HIV फर्स्ट और HIV सेकंड, लेकिन जो एड्स फैलाने का जो कार्य है वो HIV फर्स्ट करता है। यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, या नहीं किया तो करो, 30 सेकंड का समय है आपके पास। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जो आने वाली जो क्लासें हैं वो इससे भी बेहतर होंगी, तथा जो स्टूडेंट तैयारी करें साइंस से रिलेटेड जो भी है, 10वीं 11वीं 12वीं तथा अदर एग्जाम जैसे रीट है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो भी है, उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्लासें हैं, उसको नोट करो एक बार। इसके बाद में हम देखते हैं HIV का संक्रमण की HIV फैलता कैसे है, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद में देखते हैं HIV का संक्रमण की HIV एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे फैलता है। HIV का संक्रमण देखते हैं। आज इस रोग को कंप्लीट करेंगे, चाहे कितना ही समय लगे, चाहे वीडियो कितना ही लंबा हो। उसके बाद में देखते हैं HIV का संक्रमण, HIV का संक्रमण कि HIV का संक्रमण कैसे होता है। तो इसमें पहले हम डायग्राम बनाएंगे, HIV संक्रमण के लिए। तो सबसे पहले जैसे कोई भी संरचना ले लेंगे, जैसे ये बना लेंगे, ऐसे ऐसे बना लेंगे, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले प्राणी कोशिका में प्रवेश करेगा। तो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे प्राणी कोशिका में प्रवेश, प्राणी सेल में प्रवेश, प्राणी सेल में प्रवेश करेगा। फिर ये प्राणी की जैसे सेल बना देते हैं, क्या करेगा, सबसे पहले प्राणी सेल में प्रवेश करेगा। तो यहाँ से ये प्राणी की सेल इसमें प्रवेश कर लिया। फिर क्या करेगा, यहाँ पर जैसे ही प्रवेश करेगा, यहाँ कौन सा एंजाइम जुड़ेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो यहाँ कौन सा एंजाइम जुड़ेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जुड़ेगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम आ गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम आ जाएगा। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जुड़ गया। ये अपने जैसे कोई सेल थी, यहाँ पे इस सेल में आके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जुड़ गया, तो ये सेल ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी सेल, और इसमें ऐसे बना देंगे, यानी कि ये ऐसे बन जाएगी, ये सेल ऐसे ऐसे बन जाएगी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आगे जुड़ गया, ऐसी होगी। फिर इसमें क्या होगा, इसमें परिवर्तन होगा, फिर गुणसूत्र अलग अलग हो जाएंगे। तो इसमें जो सेल थी, ये सेल थी, ये इसमें क्या है, गुणसूत्र है, ये क्या है, सेल है, ये गुणसूत्र है, ये सेल या कोशिका लिख सकते हैं इसको, कोशिका थी, ये गुणसूत्र है, गुणसूत्र बिंदु, ये यहाँ आके जुड़ेगा, ये यहाँ आके जुड़ जाएगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे जुड़ गया, यानी ये HIV या विषाणु लिख सकते हैं इसे, यहाँ आके जुड़ जाएगा, ये विषाणु यहाँ पे जुड़ गया। फिर यहाँ से क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, यानी प्रतिकृति, अपनी अनेक प्रकार की कोशिकाएं बनाएगा, यानी एक से अधिक हो जाएगा, यानी प्रतिकृति बोल सकते हैं इसे, यानी अपनी कॉपी तैयार करेगा, ये फोटो कॉपी जिसे बोलते हैं, प्रतिकृति बनाएगा, ये प्रतिकृति बनाएगा, यानी विभिन्न से सेल बना लेगा,
और उसमें इस प्रकार से पाया जाएगा। ये सेल्स एक से अधिक प्रकार की सेल्स बना लेगा। प्रतिकृति का मतलब फोटोकॉपी बोल सकते हैं इसको, फोटोकॉपी बना लेगा और फिर उसके बाद में ये यहाँ से कॉपी बना के बाहर निकल जाएगा। ये यहाँ से बना के नई कोशिका होती है जब उसको संक्रमित करेगा। ये यहाँ लिखेंगे नई कोशिका, सेल्स को संक्रमित, जब नई कोशिका उसको क्या करेगा, ये संक्रमित करेगा, नई कोशिका उसको संक्रमित करेगा। तो सबसे पहले देखेंगे HIV वायरस है वो प्राणी सेल में प्रवेश करेगा, प्रवेश करके क्या करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम है उसकी सहायता से उसकी संरचना को चेंज कर देगा। फिर उसकी संरचना को चेंज कैसे करेगा कि उसका जो गुणसूत्र है उसके नीचे वाले पार्ट उसमें जुड़ जाएगा, उसमें जुड़ के प्रतिकृति या फोटोकॉपी जिसे बोलते हैं वो बनाएगा, यानी एक से अनेक प्रकार के सेल बनाएगा। फिर उन सेल्स के द्वारा नई कोशिका में प्रवेश करेगा या दूसरी कोशिका में प्रवेश करेगा और दूसरी कोशिका को संक्रमित करेगा। ये एक बार बना लो। फिर इसके लिखेंगे हमें क्रियाविधि की, किस प्रकार से ये काम करता है, यानी ये संक्रमण के कारण है या क्रियाविधि, तो इसके अंदर ही हम लिखेंगे। तो एक बार ये नोट कर लिया होगा, नोट कर लिया तो आगे लिखेंगे। तो आगे लिखेंगे तो हम पहले देखेंगे कि वही देखें कि किस प्रकार से कार्य करता है। तो पहले देखेंगे मानव में, यानी कि रोग कहाँ होगा, मानव में। तो मानव में जो एड्स रोग है वो रेट्रोवायरस के द्वारा होता है या HIV वायरस के द्वारा होता है, जो रेट्रोवायरस परिवार का सदस्य है। यह है वायरस जो मानव जो शरीर है, मानव शरीर है उसमें प्रवेश करता है और प्रवेश करके अपने जो RNA है, जो जैसे ही मानव शरीर में प्रवेश किया अपना RNA है उसमें जो प्रेजेंट जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम है उसके द्वारा क्या करेगा, जो विषाणु है अपना DNA का निर्माण करेगा, जो अपना DNA है या जो अपना आनुवंशिक पदार्थ जो RNA है उसका निर्माण करता है। जैसे उसका निर्माण करता है फिर यह निर्माण कर लिया उससे फिर वो परपोषी कोशिका में जाएगा, यानी दूसरी कोशिका में प्रवेश करता है। जैसे ही दूसरी कोशिका में प्रवेश करेगा तो केंद्रक के साथ से युग्मित हो जाएगा, यानी उसका जो केंद्रक है उसके साथ युग्मित हो जाएगा, यानी उसके साथ जुड़ जाएगा, दूसरे केंद्र के साथ जुड़ जाएगा। दूसरे केंद्र के साथ जुड़ेगा तो उससे क्या होगा कि जो दूसरा केंद्रक है जो उसमें जो आनुवंशिक पदार्थ पाया जाए, जैसे इसमें तो RNA है, अपने में तो DNA है, तो उसके जो आनुवंशिक पदार्थ है DNA के साथ जुड़ गया और उसके साथ जुड़कर उसको भी विषाणुविक DNA में कन्वर्ट कर देगा, यानी विषाणु जुड़ गया और उसके DNA को चेंज कर देगा, यानी हार्मफुल DNA बना देगा, यानी विषाणुविक DNA में बदल देता है। फिर उसके बाद क्या होगा कि जैसे उसको विषाणुविक DNA में बदल दिया फिर वो प्रतिकृति करेगा, यानी नई कोशिका बनाएगा। फिर ये नई कोशिका क्या करेगी, प्रतिकृति बनाएगा, यानी एक से अधिक कोशिकाएं बनाएगा। फिर ये कोशिका नई कोशिका को संक्रमित करेंगी। फिर जैसे ही नई कोशिका को संक्रमित करेगी फिर जो संक्रमित कोशिका है वो क्या करेगी, सीधी जो अपने T कोशिका है, जो T लसीकणों है, T लिम्फोसाइट सेल्स है उसके ऊपर अटैक करेगी या आक्रमण करेगी, जिससे क्या होगा, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी। और इस प्रकार से ऐसे करते करते ये प्रोसेस चलने लगेगी और व्यक्ति बीमार होने लग जाएगा, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी तो विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाएंगे। तो इसको देख लेते हैं एक बार, इस प्रक्रिया को लिखते हैं। तो इसे संक्रमण में लिखेंगे, तो वो तो पहले लिख लिया था अपने, कुछ और लिख लेंगे। ये है जैसे मानव में HIV वायरस के द्वारा होता है, ये आप लिख लेना, यह है मानव में HIV वायरस के द्वारा फैलता है, जो रेट्रोवायरस परिवार का सदस्य होता है, जो मानव में रोग उत्पन्न करता है। या लिखें तो आप लिख लो, यह रोग, यह HIV वायरस, HIV
वायरस से उत्पन्न रोग है, से उत्पन्न रोग है, रोग है जो रेट्रोवायरस परिवार का सदस्य है। लिख लो इसको, जो रेट्रोवायरस परिवार का सदस्य है, परिवार का सदस्य है, परिवार का सदस्य है, रेट्रोवायरस परिवार का सदस्य है, जो अपने अंदर, जो अपने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यानी जिस जो अपने अंदर या उसके जो अंदर जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, रिवर्स जो अपने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा विषाणविक डीएनए का निर्माण करता है, विषाणविक डीएनए का निर्माण करता है, विषाणविक डीएनए का निर्माण करता है, यानी जो विषाणु है उसमें क्या करेगा कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा उसके अंदर विषाणुविक डीएनए का निर्माण करता है। फिर क्या करेगा, यह विषाणुविक डीएनए, यह विषाणुविक डीएनए, विषाणुविक डीएनए यानी जो विषाणुविक जो डीएनए है वो क्या करेगा, परपोषी है, परपोषी कोशिका में प्रवेश करेगा, परपोषी कोशिका में प्रवेश करता है, यानी जो परपोषी सेल उसमें क्या करेगा, प्रवेश करता है तथा परपोषी कोशिका के केंद्रक में पहुंचकर क्या करेगा, उसका जो डीएनए है उसको भी विषाणु डीएनए में चेंज कर देता है। केंद्रक में पहुंचकर केंद्रक में जो उपस्थित है डीएनए, केंद्रक में जो उपस्थित डीएनए है उसको विषाणुविक डीएनए में बदल देता है, केंद्रक में उपस्थित डीएनए को विषाणुविक डीएनए में बदल देता है, विषाणुविक डीएनए में बदल देता है, जो केंद्रक में जो डीएनए था उसको विषाणुविक डीएनए में बदल देता है। एक बार ये नोट कर लो। जैसे इसको बदल देगा उसके पश्चात क्या करेगा कि उसके पश्चात इसके पश्चात यह यानी नई कोशिका उसको संक्रमित करता है, इसके पश्चात यह नई कोशिका सेल को संक्रमित करता है, नई जो कोशिका उसको क्या करेगा, ये संक्रमित करता है। ये लिख लो, जैसे इसके केंद्रक में गया विषाणुविक डीएनए बन गया, विषाणुविक डीएनए बनते ही नई कोशिका को संक्रमित करता है, जो नई कोशिका को संक्रमित करेगा, ये नई कोशिका में पहुंचकर उसको संक्रमित कर देता है। नई कोशिका संक्रमित होगी तो उससे क्या होगा कि जो बीटा सेल्स, जो बीटा लसीकाणु है, जो प्रतिरक्षा तंत्र में उपयोगी होती है, उसकी वृद्धि को रोक देता है। तो ये भी लिख लेंगे। संक्रमित करता है, जिससे क्या होगा कि जिससे टी लसीकाणु या टी लिम्फोसाइट बोल सकते हैं उसको, टी लिम्फोसाइट सेल, टी लिम्फोसाइट कोशिका
टी लिम्फोसाइट कोशिका संक्रमित होकर नष्ट होने लगती है, संक्रमित होकर नष्ट होने लगती है। जैसे नष्ट होने लगती है उससे क्या होगा, नष्ट होने लगती है, जिससे प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है, जिससे प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, कमजोर होने लगता है, जिससे प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होने लगता है, प्रतिरक्षा तंत्र क्या होगा, धीरे धीरे कमजोर होने लग जाएगा। कमजोर होने लगता है और विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है, विभिन्न प्रकार के रोगों से व्यक्ति ग्रसित हो जाता है। प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाएगा तो विभिन्न प्रकार के रोग ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाएंगे। उसके बाद में देखेंगे रोग संक्रमण के कारण, कि रोग किन किन कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होता है। तो एक बार ये नोट कर लो, तब तक हम बेसिक देख सकते हैं या सुन सकते हैं। तो सामान्यतः अगर इस रोग के फैलने की बात की जाए तो यह रोग विषाणु के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो उसमें फैलने में जैसे रक्त है कि खून के द्वारा भी एक व्यक्ति से, जैसे कोई संक्रमित व्यक्ति अगर वो ब्लड डोनेट करके आता है, अगर उसका ब्लड जो दूसरा व्यक्ति लेता है तो उसके अंदर भी ये चला जाएगा। इसके अलावा दूसरा है कि संक्रमित सुई है, किसी संक्रमित व्यक्ति के जैसे कोई टीका वगैरह लगाया हुआ है, कोई सुई लगाई, अगर वो सुई अगर स्वस्थ व्यक्ति में काम में ले सकते हैं तो उसके द्वारा भी ये फैल जाता है। उसके अलावा तीसरा अगर उपचार देखें तो वो है कि ब्लेड, यानी जो नाई वगैरह है, जो शेविंग वगैरह बनाते हैं, कटिंग वगैरह कराते हैं, अगर किसी संक्रमित व्यक्ति का कट लग गया और अगर वो दूसरा व्यक्ति अगर उससे कटिंग बनवाने जाएगा, अगर उसके भी कट लगे तो उसके जो खून में अटैक हो जाएगा, जब उससे खून से मिल जाएगा तो उसमें भी वो फैल जाएगा। उसके अलावा जो उसका सुरक्षित जो यौन संबंध है उसके द्वारा भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाएगा। तो ये आप नोट कर लो, उसके बाद कर लिया होगा। इसके देखते हैं संक्रमण, कि संक्रमण कैसे होता है या फैलने के कारण। एक ही बात है, माध्यम, रोग संक्रमण का माध्यम, की माध्यम क्या क्या है, संक्रमण का माध्यम, रोग संक्रमण का माध्यम क्या क्या है। इसके अंदर लिख लेंगे कि यह रोग इसमें लिखेंगे कि यह विषाणु रोगी के रक्त, वीर्य, योनि में पाया जाता है, योनि में उपस्थित होता है। कहाँ उपस्थित होता है, मानव के रक्त में, वीर्य में और योनि में उपस्थित होता है। नेक्स्ट, जब ये व्यक्ति या ये व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, तो रोग का
संचरण होता है, रोग का संक्रमण होता है, रोग का संक्रमण होता है, यानी रोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलता है। उसके अलावा भी कुछ है, जैसे समलैंगिकता, यानी उसके अलावा लिखेंगे जैसे असुरक्षित यौन संबंध, यौन संबंध, इसके द्वारा लगभग 85 से 90% फैलता है ये रोग, या 80 से 85 लिखे, 85% लिख लो। ये जो 85% जो रोग फैलता है वो फैलता है असुरक्षित यौन संबंध के द्वारा। उसके अलावा नेक्स्ट है रक्त। अगर हम रक्त की बात की जाए कि रक्त लेने या देने से कितना फैलता है, तो वो फैलता है मात्र 2%, मात्र 2% या 2.05% रक्त के द्वारा फैलता है। उसके अलावा बात की जाए जैसे संक्रमित सुई है कि संक्रमित सुई से, तो संक्रमित सुई से कितना होगा, संक्रमित सुई, तो संक्रमित सुई से कितना 2.34% फैलता है संक्रमित सुई से, 2.34% रोग फैलता है संक्रमित सुई से। और माता से शिशु में बात की जाए, माता से शिशु में बात कर ली जाए तो वो फैलता है मात्र 3% या 3.80% फैलता है माता से शिशु में। और अन्य माध्यम यहाँ एक और लिख लो, ये जो अन्य माध्यम है, अन्य माध्यमों के द्वारा फैलता है, वो फैलता है 6.47%। अन्य माध्यमों के द्वारा इतना फैलता है, तो एक बार ये नोट कर लो। तो एक बार फिर से देख लो कि रोग संक्रमण का क्या क्या कारण है। तो यह रोगी में रक्त वीर्य योनि में उपस्थित होता है। जब व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आता है तो ये रोग का संक्रमण करते हैं। तो रोग का संक्रमण किस प्रकार होगा, असुरक्षित यौन संबंध से 85% लगभग, रक्त लेने या देने से कितना परसेंट, 2.05%, संक्रमित सुई से 2.34%, माता से शिशु में 3.80% और अन्य 6.47%। इसके बाद में देखेंगे रोग के लक्षण, कि रोग के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो रोग संक्रमण का माध्यम हो गया। उसके बाद में देखते हैं लक्षण, सीधा लिख लो आप, रोग के लक्षण, रोग के लक्षण। यहाँ लिखो रोग के लक्षण। तो पहला लक्षण में क्या लिखेंगे कि बीटा कोशिका नष्ट हो जाएगी जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी। तो पहला लिखेंगे कि बी सेल्स या बीटा लिम्फोसाइट, तो बी सेल्स की संख्या कम हो जाएगी या बी सेल्स संक्रमित होगी, जिस संक्रमित होकर नष्ट होने लगे, या बी सेल्स नष्ट होने से रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होगी, कम हो जाएगी। बीटा सेल्स, बीटा कोशिका या बीटा लिम्फोसाइट सेल्स कम होंगी जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता
कम हो जाएगी। उसके अलावा वजन में कमी, यानी वजन कम होने लग जाएगा, वजन में कमी होने लग जाएगी, वजन में कमी, कि वजन भी कम होने लग जाएगा। उसके अलावा लंबे समय तक बुखार, यानी लॉन्ग टाइम तक बुखार बनी रहेगी, लंबे समय तक बुखार का आना, लंबे समय तक बुखार का रहना, बुखार, लंबे समय तक बुखार रहेगी। लस्सी का जो गांठें हैं वो फूल जाएंगी, लस्सी का गांठों का फूल जाना, जो लस्सी का गांठें, गांठों का फूल जाना, लस्सी का गांठों का फूल जाना, जो लस्सी का जो गांठें हैं वो फूल जाएंगी। इसके अलावा है लंबे समय तक खांसी व अतिसार का होना, यानी लंबे समय तक खांसी रहेगी, अतिसार का मतलब दस्त हो सकते हैं। इसमें लिखेंगे लंबे समय तक, लंबे समय तक खांसी, खांसी व अतिसार, लंबे समय तक खांसी व अतिसार। उसके बाद में देखेंगे उपचार, और उसके बाद में देखेंगे टेस्ट कि इसका उपचार किस प्रकार से किया जाता है। तो ये नोट कर लो, लक्षण लिख लिए होंगे आपने। उसके बाद में देखेंगे परीक्षण कि टेस्ट किस प्रकार से इसका किया जाएगा। तो ये आप नीचे वाला लिखो, तब तक मैं टेस्ट लिख देता हूं इसका कि कौन कौन से टेस्ट है। तो टेस्ट आपने सबने सुना होगा, परीक्षण या टेस्ट। परीक्षण, परीक्षण में पहला लिखेंगे एलिसा, पहला लिखेंगे इसमें एलिसा टेस्ट, एलिसा टेस्ट, एलिसा टेस्ट। दूसरा लिखेंगे वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण, दूसरा लिखेंगे वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण या टेस्ट, TEST, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। और तीसरा हो जाएगा लार परीक्षण, लार परीक्षण हो जाएगा। इनके द्वारा पता चल जाएगा कि ये इस रोग के परीक्षण हो जाएंगे। इसके बाद में देखेंगे उपचार कि उपचार किस प्रकार से किया जाएगा। तो लास्ट है उपचार, उपचार भी लिख लो। उसके बाद में यही आज की क्लास को एंड करेंगे। तो ये लिख लो। तो एड्स का परीक्षण हो जाएगा एलिसा टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट के बाद में हो जाएगा लार परीक्षण, लार परीक्षण के बाद में हो जाएगा उपचार कि ये किस प्रकार से इसका उपचार होगा। एड्स के उपचार देख रहे थे, तो सबसे पहले देखेंगे तो इसमें देखेंगे तो इसमें एड्स में बचाव ही उपचार है, यानी क्या है लिखेंगे इसमें लिखेंगे बचाव ही उपचार है, बचाव ही उपचार है, यानी इस तब जब जहाँ तक हो सके बचना है, यानी बचाव ही उपचार है, यानी बचाव ही उपचार है, यानी जहाँ तक हो सके इससे बच के रहना है। उसके अलावा जब भी यौन संबंध बनाए, यौन संबंध बनाते समय निरोधक साधनों का प्रयोग करें, यानी जो कंडोम है, जो निरोध है उसका प्रयोग करें। असुरक्षित यौन संबंध कभी भी ना बनाएं। और जीवन साथी है जो अपना जो लाइफ पार्टनर है उसके प्रति वफादार रहे। उसके अलावा जब भी आप यौन संबंध बनावे या असुरक्षित यौन संबंध बनाए तो उसके 6 माह के भीतर, यानी 6 माह के अंदर आपको जांच अवश्य करवानी है। एड्स की जांच आपको अवश्य करवानी है, चाहे आप में लक्षण दिखे या ना दिखे। इसके अलावा आप जब भी किसी से रक्त लेवे या किसी को देवे तो जहाँ तक हो सके अपने परिवार वालों से ही रक्त, परिवार वाले एवं अपने जो रिश्तेदार हैं उनसे रक्त लेवे तब उनको देवे। उसके अलावा भी जब आप ब्लड बैंक से रक्त लेते हो या ब्लड बैंक में किसी को व्यक्ति को रक्त डोनेट करते हो या देते हो तो
अपने रक्त की जांच अवश्य करवाएं, जिससे आपको भी पता चले और अगले को भी कि आपको एड्स वगैरह या किसी प्रकार की जो आनुवांशिक बीमारी है वो तो है या नहीं है, ये भी है। उसके अलावा संक्रमित सुई और रक्त लेने के प्रयोग से बचें, ये भी इसका उपचार है। यानी किसी भी व्यक्ति का रक्त लो या किसी को दो तो वही है, उसका टेस्ट अवश्य करवाएं। इसके अलावा जैसे है कि अगर आपको रोग हो गया तो आपको रोग छिपाना नहीं है, यानी रोग होने पर आपको छिपाना नहीं है रोग को। यानी कि किसी के जैसे रोग हो गया HIV रोग किसी को बता ही नहीं रहा, ये से नहीं। अगर किसी को रोग हो गया तो आप चिकित्सक की देख रेख में उचित ट्रीटमेंट लेवे या उचित उपचार करवाएं। ऐसा नहीं है कि रोग हो गया रहने दे यार, किसी दूसरे को पता चल जाएगा वो हमारा मजाक उड़ाएगा, ऐसे नहीं करना है। यानी अगर आपको रोग हो गया तो उसको डॉक्टर को बताना है आपको ये हमारे को ऐसे रोग हो गया, तो ये लिखो। यानी सबसे पहले लिखेंगे उपचार, तो उपचार में लिखेंगे कि इसका बचाव भी उपचार है, यानी जहाँ तक हो सके बच के रहना है, यानी बचाव भी उपचार है। इसके अलावा यौन संबंधों में सावधानी रखें, यानी पहला है कि आप जब भी यौन संबंध बनाए उसमें सावधानी रखें। अर्थात यहाँ लगा के लिख भी सकते हो आप, अर्थात यौन संबंध बनाते समय, अर्थात यौन संबंध बनाते समय कॉन्डोम का प्रयोग करें, ये लिखना है। यानी यौन संबंध बनाते समय हमको हमेशा कॉन्डोम या गर्भ निरोधक युक्तियों का प्रयोग करें। उसके अलावा एड्स की जांच हर 6 माह में करवाते रहे, यानी स्वस्थ या संक्रमित व्यक्ति को जांच करने की जरूरत नहीं है। जांच किसको करानी है? जो असुरक्षित जिसने यौन संबंध बनाया है उसको हर 6 माह में, कितने में? हर 6 माह के अंदर उसको एड्स की जांच करवानी है। उसके अलावा जब आपको रोग हो जाए तो आपको रोग को छिपाना नहीं है, इस बात को आप ध्यान से सुनना। यानी जिसको रोग हो गया उसको इसको छिपाना नहीं है, उसको डॉक्टर के उचित देख रेख में कंप्लीट ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता है, उपचार करवाने की आवश्यकता है। उसके अलावा इस संक्रमित सुई व रक्त के प्रयोग से बचे, यानी जहाँ तक हो सके किसी से भी रक्त लो, चाहे रिश्तेदार से लो चाहे परिवार वालों से लो, उसकी जांच अवश्य करवा ले। यानी इसमें किसी प्रकार की कोई बीमारी तो नहीं है ऐसी, यानी किसी से भी आप तो रक्त लो तो जांच अवश्य करवानी है आपको। और आप किसी को दे रहे हो तो भी जांच करवा लो, इससे आपको पता तो रहेगी आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी है या नहीं है। ये इसके मुख्य उपचार हो गए। तो आज की क्लास यहीं तक, इससे आगे देखेंगे हम अगली क्लास में। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको, और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको क्लास का भरपूर फायदा मिले। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। ओके।